आप इतिहास के किसी भी घटनाओं को देखो, किसी भी चीज़ को देखो, तो ये ज़रूरी होता है कि हम ये ध्यान रखें कि हमारा लक्ष्य कितनी दूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हिस्टोरिकल मूवीज़ बहुत सारे देखे होंगे। जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक मैं बता रहा हूँ, जोधा अकबर मूवी में यदि आपने देखा होगा, तो लास्ट का एक तरह से क्लाइमेक्स जिस सीन में आता है, तो उसमें होता है कि शरीफुद्दीन जो होता है, वो एक तरह से विद्रोह कर देता है। तो अकबर बोलता है कि ऐसा है कि शरीफुद्दीन को एक तरह से वो दिल्ली आ रहा है, वो चढ़ाई करने के लिए पहले आमेर जाएगा, आमेर से एक तरह से फिर दिल्ली आएगा। तो बोलता है कि आमेर पहुंचने से पहले हमें उसे मेवटा में रोकना होगा। तो एक आदमी बोलता है अकबर को इत्तिला करता है कि वो देखता है कि डिस्टेंस कितनी दूर पे है। मीन्स बोलता है कि धूल के बादल बहुत सारे हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत सारी सेना लेकर के आ रहा है और वो जो है हाथी उसमें नहीं ला रहा है, ऊंट मैक्सिमम ला रहा है और घोड़े ला रहा है ताकि स्पीड उसका कम ना हो। तो एक आदमी देखो बताते रहता है कि नाव कितने दूर, तो 5 कोस, फिर 4 कोस, 3 कोस, 2 कोस, 1 कोस। ये क्यों? क्योंकि आप अपना उसी अनुसार रेडीनेस रखें। मीन्स 5 कोस इन द सेंस कि 15 किलोमीटर अप्रॉक्स, तो उतनी दूर है। फिर जैसे जैसे नजदीक आता जाता है, आपको उसी अनुसार एक्टिवेट अपने को होना होता है। ये मैं इस वजह से बता रहा हूं कि चीजें यहाँ भी सेम है। जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आते जाता है, वैसे वैसे आपको अपना पुश एक्स्ट्रा करते रहना होगा। अब आपके पास 3 मंथ्स बचे हुए हैं। इस 3 मंथ्स में अपने को प्रॉपर पुश करो। अब इन चीजों को नहीं कि मैं सोच रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। नाउ इज द टाइम टू एग्जीक्यूट, ओनली एग्जीक्यूशन मेनली। अब प्लानिंग का एक तरह से फेज, हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आप माइक्रो प्लानिंग नहीं करोगे स्मॉल स्मॉल की यस इस वीक में हमको ये खत्म कर देना है, इस वीक में हमको इतना रिवीजन कर लेना है। आप माइक्रो प्लानिंग जरूर करोगे, बिकॉज माइक्रो प्लानिंग से क्या होता है कि यस हमने ये टारगेट रखा इस वीक में, इस वीक में इतने हमने किए। यदि थोड़े बहुत मिस किए तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीक में उसको कवर कर लेंगे। लेकिन अब जो है वो उस चीज पे, लार्जर प्लानिंग पे, अननेसेसरी पे ना जाओ। क्या होगा नहीं होगा, कितनी सैलरी मिलेगी और कितना गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, दैट ऑल सेट असाइड। या तो आपने डिसाइड कर लिया है कि यस हमें प्रिपरेशन करना है, और या नहीं। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं, फॉर एग्जांपल बोलते हैं सर गारंटी है। गारंटी तो मैं कोई नहीं दे सकता है। इनफैक्ट गारंटी ऑब्वियसली बात है कि जो उस लेवल के हैं जो कि डायरेक्ट आपको घुसा सकते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम मैं नहीं समझता हूं कि अभी इंडिया में है। इसमें एटलीस्ट यूपीएससी के एग्जाम में ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो गारंटी आप ही दे सकते हो, आपका प्रिपरेशन है। तो मैं इतना कर रहा हूं, क्या पक्का हो जाएगा? पक्का कौन बता सकता है? पक्का तो आप खुद ही बता सकते हो कि यस मेरा होगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ये बोलते हैं कि अनलेस अदरवाइज, फॉर एग्जांपल किसी को मेडिकल में ना प्रॉब्लम हुआ, फिजिकल में ना प्रॉब्लम हुआ हो, तो ये बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको होता है कि यस मेरा रैंक जो भी रहे। मैं बहुत सारे कैंडिडेट को खुद बोलता हूं कि रैंक जो भी रहे आपका होना है। लेकिन होना है तब मैं बोलता हूं जब मैं किसी का परफॉर्मेंस देख रहा हूं, लंबे समय से उसकी कंसिस्टेंसी देख रहा हूं। अब मैं जिन कैंडिडेट को जानता नहीं हूं, आप बोलोगे सर मैं इतने लेवल में हूं, मैं 200 नंबर ला रहा हूं पेपर वन में, 180 ला रहा हूं, और मैं एक्चुअल में जानता ही नहीं हूं आपको कि एक्चुअल में आप क्या ला रहे हो, नहीं ला रहे हो, टेस्ट दे रहे परफॉर्मेंस, वो चीज मैं देखूंगा। तभी मैं बता सकता हूं कि यस आपकी ये कंडीशन है, आप इस अनुसार है, इतना करोगे तो आ जाएगा। अब 3 मंथ्स है, तो एक सबसे पहले अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। 2 प्रश्न पूछने का ये मतलब है कि आप देखो ये कि हम कोई भी सेट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी टेस्ट का आप कोई भी कोचिंग गाइडेंस जो प्रोवाइड करते हैं उनका टेस्ट लो, किसी भी का। अब टेस्ट 2 टाइप के होते हैं। एक आपके कुछ जैसे मैं खुद ही टेस्ट प्रोवाइड करता हूं, तो जो उसमें कुछ टाइम होता है लिटिल डिफिकल्ट होते हैं, कुछ टाइम लिटिल इजी होते हैं। और कुछ स्टैंडर्ड के जैसे कुछ कोचिंग टेस्ट सीरीज देखोगे उसमें बहुत इजी रहते हैं, तो आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। कुछ होते हैं डिफिकल्ट होते हैं, उसमें मुश्किल होता है। जैसे आप रियल एग्जाम्पल लो किसी भी का। इनफैक्ट आप असिस्टेंट कमांडेंट के ही डिफरेंट ईयर के सेट लोगे तो आपको देखोगे कट ऑफ में पेपर वन में भी डिफरेंस है, पेपर टू कंबाइंड में भी डिफरेंस है।
और आप सिविल सर्विसेज, बेस्ट एग्जांपल जो है सिविल सर्विसेज। इनफैक्ट देखोगे 2016 में शायद, हाँ 2016 में समथिंग 116 था। तो 116 आपका, और 2000 आप 20 यदि देखो तो 2020 यदि हम देखते हैं तो उसमें आपका कट ऑफ जो है 92.51, ठीक है। तो 116 टू 92.51, तो आप देख रहे हो कि सेम यूपीएससी सेम एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, इसमें आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। इस वजह से वो आ रहा है कि सेट पे डिपेंड करता है। अब जस्ट थोड़ी देर के लिए थ्योरेटिकली मान लो, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली ऐसा यूपीएससी नहीं करेगी, थ्योरेटिकली मान लो यूपीएससी यदि चाहे तो इस 92 को ये इसको 32 भी ला सकती है, कि कट ऑफ 32 पे जा रहा है या 30 पे जा रहा है, यानी कि 15% मार्क्स आप लाओ और प्री क्वालिफाई कर जाओ। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन इस ढंग से सेट करेगी कि ऑलमोस्ट आपके लिए एक भी क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाएगा। और यदि यूपीएससी चाहे तो यही जो है 116 है तो 156 भी जा सकता है, 176 भी जा सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूपीएससी इन द सेंस ऐसा भी नहीं करेगी कि कट ऑफ जस्ट 30 मार्क्स चला जाए 200 में, या ऐसा भी नहीं करेगी कि 180 कट ऑफ चला जाए, उसके क्वेश्चन का कोई रिस्पेक्ट ना हो। क्योंकि यूपीएससी एक तरह से अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन के लिए जानी जाती है। और जो आपका एग्जाम है, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, आपका यदि प्री का पेपर देखो और अपना देखो तो नो डाउट उसके प्री में रिलेटिव लेंदी पेपर होते हैं। कुछ मेजोरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं लिटिल लेंदियर, एक तरह से मल्टीपल ज्यादा ऑप्शन। आपके वाले क्वेश्चन में जो मेजोरिटी होते हैं वो सिंपल होते हैं, और उसमें से कुछ क्वेश्चन नो डाउट, जैसे कुछ क्वेश्चन देखोगे सिविल्स वाले में आपको आसान मिल जाएंगे लेकिन इसमें डिफिकल्ट मिलेंगे। एवरी ईयर आप देखोगे कि हर एग्जाम में 10%, 15%, 20% डिपेंडिंग ऑन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टफर कैटेगरी में आते हैं, कि उसको बहुत मेहनत करने पे वाले बंदे सोल्व कर पाते हैं। और लेकिन जो मेजोरिटी रिजल्ट होता है आपका इजी और मॉडरेट पे। तो ये ध्यान रखो कि यदि कोई भी स्टैंडर्ड सेट आप लेते हो किसी भी टेस्ट का, इस समय अब चूंकि 3 मंथ्स बच रहे हैं, तो 40 से 60% आपके मार्क्स आने चाहिए। इन द सेंस अब किसी का सेट फॉर एग्जाम्पल टफ है रिलेटिव, तो उनका हो सकता है कि आपको 40% ही मार्क्स आ पाए, यानी कि 250 में से 100 आ पाया। किसी का सेट जो है इजी है तो आप एक तरह से 150 ले आओ। लेकिन 40 से 60%, अब ऐसा, ये मैं वही कारण है कि एक्सेप्शन मत करो कि कोई ऐसा क्वेश्चन टफ सेट करे कि आपको 10% भी जिसको आता है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आई एम नॉट टेकिंग इन दैट वे। आप इन स्टैंडर्ड लेकर के रखो कि 40 to 60% जो है आपके आना चाहिए। यदि आ रहा है 40 भी आ रहा है, इन द सेंस 100 भी आपका टेस्ट में रेगुलर बेस पे आ रहा है, तो ऑलरेडी आप डिजर्व करते हो। बट आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये आप कर रहे हो, ये कंडीशन में हो। अब कुछ लोग बोलेगे कि हमने टेस्ट ही नहीं दिया तो पता कैसे चलेगा। नहीं दिया है तो प्लीज किसी का भी लो टेस्ट, किसी का भी लो, ओल्ड, किसी का पड़ा हुआ है, इन नंबर ऑफ टेस्ट आपको अवेलेबल है। ऑब्वियसली है, मैं कुछ सेट प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन जैसे लास्ट टाइम भी हमने प्रोवाइड कराया था तो वो मैं करवाऊंगा अभी, लेकिन कमिंग डेज में। अभी जो भी है पेड वाले का वो मिल रहा है रेगुलर बेसिस पे, जो भी हम दे रहे हैं। अब एक दूसरा प्रश्न आप अपने से पूछो कि प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स का क्वेश्चन लो। 10 ईयर्स के क्वेश्चन में किसी भी सेट में करंट को आप हटा दो। अब 2012 का यदि कोई सेट है उसमें करंट पूछा गया, मान के चलो कि विंबलडन किसने सपोज जीता, तो उससे हमको 2012 में जिसने जीता उससे हमको क्या मतलब है। हाँ, उससे तब मतलब है जब उस प्लेयर के साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाए, या उस प्लेयर ने अभी कोई बहुत अच्छा काम कर दिया हो, या कुछ दूसरे फील्ड में वो शिफ्ट किया और एक्सीलेंट वर्क कर रहा हो, तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब जस्ट इमेजिन करो 1955 में यदि किसी ने नोबेल प्राइज जीते कोई किसी फील्ड में, और सपोज उनका अभी डेथ हो जाए, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज वो अभी सच उनके लाइफ से कुछ ऐसा ना हो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो करंट के क्वेश्चन को हटा दो। करंट के क्वेश्चन को हटाने के बाद आप उस पेपर को देखो, क्योंकि मैं ये चीज बहुत मल्टीपल टाइम बता रहा हूं, बहुत सारे टाइम से, कि यस इस पर वर्क करो, वर्क करो, वर्क करो। तो करंट वाले क्वेश्चन को छोड़ करके आप किसी भी सेट को लो, तो आपका 80 से 90% क्वेश्चन पे कमांड होना चाहिए। 100% मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि अब सारे 10 ईयर्स हैं
तो 100% ऑलमोस्ट नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाता है। लेकिन 80 से जो आपका 90% के बीच में आप कोई भी प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स का लो, आप उसको रैंडम सोल्व करने के लिए बैठो, तो विद प्रॉपर कंसेप्ट आप अब कुछ देखो, मैं इस वजह से 80 टू 90 क्वेश्चन आंसर सिर्फ रटने का है तो आप 100% रट सकते हो, इनफैक्ट करंट वाला भी रट सकते हो। मैं रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं विद अंडरस्टैंडिंग 80 टू 90%, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को कई बार देखा है। प्रीवियस ईयर पेपर को एक सीरियस कैंडिडेट के हैसियत से मैं समझता हूं कि आपने उसको मल्टीपल टाइम उस क्वेश्चन को देखा होगा। तो आप क्या उस चीज को सोल्व कर पा रहे हैं 80 to 90% विद अंडरस्टैंडिंग, दैट्स मीन आप कंडीशन में अच्छे कंडीशन में चल रहे हो। तो ये दो क्वेश्चन अपने आप से पूछो, यदि इसका आंसर हाँ में है तो आप क्लोज में हो, अपने गोल के, अपने लक्ष्य के, अपने टारगेट के बहुत क्लोज में हो। अब यदि ये कंडीशन नहीं है तो प्लीज वर्क करो। प्लीज वर्क करो का इन द सेंस कि पहला जो क्वेश्चन हमने बोला कि 40 से 60% यदि नहीं आ रहा है तो आप ये देखो कि किस किस पोर्शन में हमारा ज्यादा प्रॉब्लम है। 40 to 60 आ रहा है, इसका मतलब है एवरेज आप ठीक ठाक कंडीशन में हो। आप जस्ट इमेजिन करो कि बहुत टफ सेट है, तो आप 100 भी ला रहे हो तो बहुत अच्छा है। इजी है तो 60 के आसपास ला रहे हो तो इसका मतलब बहुत अच्छा है, 50 ला रहे हो तो बहुत अच्छा है, इस बीच में आपका आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा तो आप अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। जो पोर्शन में आपको लगता है कि पॉलिटी का क्वेश्चन हमसे नहीं बना, पॉलिटी को लक्ष्मीकांत को पढ़ो। और अब ये नहीं ये आप 3 बार 4 बार 5 बार, मैं समझता हूं कि आपको 10 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए लक्ष्मीकांत का, या बेसिक्स जो भी बुक है 5 बार 10 बार पढ़ो और उसको समझो कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है कि आपका कंसेप्ट नहीं है, या फिर आप क्वेश्चन को में कंफ्यूज कर जा रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करो। प्रीवियस ईयर का यदि नहीं हो रहा उसको देखो जितनी बार हो सकता है। 10 सेट है एक तरह से, 10 सेट में हमने ऑलरेडी आपको बोला कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हटा दो, तो करंट का हटा देते हो तो एक तरह से मोर और लेस और कुछ इरिलीवेंट क्वेश्चन एक तरह से, तो एक तरह से 1000 क्वेश्चन है। 1000 क्वेश्चन है तो आप क्या है हर डे 100 क्वेश्चन करोगे तो 10 डेज में, तो आप 3 टाइम्स इसको करोगे तो 30 डेज में आपका 3 टाइम्स इसको पर वर्क कर सकते हो। यदि दोनों कंडीशन फुलफिल्ड है तो दैट फाइन, तब भी आपको बीच बीच में देखते रहना होगा। यदि नहीं है तो आप एटलीस्ट नेक्स्ट 30 डेज में 3 टाइम्स उसको सोल्व करो 1000 क्वेश्चन, यानी कि हर डे 100 क्वेश्चन, तो 30 डेज में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है, अब रही बात पेपर 2 की। पेपर 2 का आप शायद जो कैंडिडेट सेल्फ इवेल्युएशन करने के लिए एबल है, जो कैंडिडेट ये समझता है, ये समझते हैं कि मैं पेपर 2 में सेल्फ इवेल्युएट अपना कर रहा हूं और मैं 80 to 90 या जो भी मार्क्स ला रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि उसे वो उसको क्वालिफाई करने में, उस कैंडिडेट को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप सेल्फ इवेल्युएशन करने के लायक हो, कि यदि लगता है कि हाँ हम इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे। एक सर्टेन टाइम बाद जब कैंडिडेट कुछ ऐसे होते हैं, कुछ टाइम में जब प्रॉपर तरीका से करोगे तो आप एक कंडीशन ऐसा आएगा जब आप वो लेवल में आ जाओगे कि आप अपना सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो कि हाँ ये सेल्फ इवेल्युएशन कैसे होता है। कि समटाइम जैसे आपने कुछ टॉपर्स के क्वेश्चन कोई सेट देखे, कोई आपने राइटअप देखे, अब ऑब्वियसली बात है हर जगह आपको ये मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कई जो भी कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी आइदर फाइनल सेलेक्टेड हैं या फिर एटलीस्ट रिटेन, कुछ लोग 1 टाइम 2 टाइम, कुछ लोग 3 टाइम जो रिटेन क्वालिफाई हैं, उनके स्टैंडर्ड की हाँ ये है। तो इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कि मैंने ऑलरेडी बताया कि शायद वो क्वालिफाई ना कर पाए किसी कारण से, लेकिन उनका स्टैंडर्ड जो था ठीक था। तो आप उसके आधार पे यदि सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो और आपको लगता है कि वर्स्ट केस में हम 80 मार्क्स लाएंगे, फर्स्ट केस इन द सेंस ना कि सम टाइम क्या होता है ना कि क्वेश्चन पेपर जो ये जो इवेल्युएशन होता है वो लिटिल टफर साइड होता है, कुछ टाइम होता है लेनिएंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 वाले में मैं मानता हूं विद ऑल कन्विक्शंस की जो मार्किंग हुई है लिनिएंटली हुई है, और एक तरह से कहते हैं ना जो दिल खोल करके मार्क्स देने वाला, तो वो दिया गया। इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मेजोरिटी कैंडिडेट इन द सेंस जो सिलेक्शन वाले हैं, वो एक्सेप्शन फ्यू को छोड़ करके ऑलमोस्ट सब लोग 90 प्लस लाए हैं, और मेजोरिटी कैंडिडेट 100 वाले भी हैं जो फाइनल सिलेक्शन हुए हैं। तो अपने आप से ये पूछो कि सेल्फ इवेल्युएशन यदि आप करने में एबल हो तो आप 80 to 90 यदि ला रहे हो, लगता है आपको कि हम 80 to 90 मिनिमम डिजर्व करते हैं, 90 मिनिमम डिजर्व करते हैं, आप बहुत अच्छे कंडीशन में हो।
या फिर किसी को एक सेट लो, कोई एक टेस्ट लिखो। आपको लगता है कि ठीक है, किसी एक टेस्ट को कोई भी है, आप प्रीवियस ईयर पेपर ही लिखो, प्रीवियस ईयर पेपर लिखो, और आप अपने किसी सीनियर को, किसी जो फ्रेंड है, और या फिर कोई भी लगता है कि जो हमारा इवेल्युएशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनके पास लिख करके सेंड करो कि यस ये हमने लिखा है। और आप तो अब चेक कौन करेंगे, आइदर किसी ने सपोज सिविल सर्विसेज का मेंस दिया है, वो कैंडिडेट ने अपना मार्क्स देखा कि हाँ हम सिविल सर्विसेज में इतने, इस सब्जेक्ट में इतने ला रहे थे, एसे में इतने ला रहे थे, जनरल इंग्लिश में इतने लाए, इसका मतलब है दैट पर्सन हैज एबिलिटी टू चेक योर कॉपी। या किसी ने स्टेट पीसीएस का सपोज मेंस क्वालिफाई करा हुआ है, दैट्स मीन कि उसकी राइटिंग स्किल इस लेवल की है कि एटलीस्ट वो मेंस, फाइनल भले सिलेक्शन ना हो लेकिन मेंस क्वालिफाई स्टेट पीसीएस का सपोज है। मैं सिविल्स का बोल रहा हूँ, यूपीएससी सिविल्स का, यदि वो मेंस लिखे हुए है और उसको मार्क्स पता है, वो एक स्टैंडर्ड में, हाँ ठीक है, भले ना हुआ हो मेंस क्वालिफाई, लेकिन वो डिजर्व करता। या स्टेट पीसीएस का कोई मेंस क्वालिफाई है, तो आप उनसे चेक कराओ। कोई आपके फैमिली में सपोज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, या फ्रेंड में, या जो भी है सीनियर जूनियर, जो भी समटाइम होता है कि आपके स्कूल के कॉलेज के जूनियर हैं, वो आपसे पहले सेलेक्ट हो गए। तो ये इन गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में, जनरल कॉम्पिटिटिव और ये सब में ये चलता है, ठीक है ना, कि आपसे 3 बैच हो सकता है, जूनियर हो, लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो हमें बेइज्जती नहीं महसूस करने की जरूरत है। या जिनको लगता है कि नहीं कोई भी नहीं है, तो आप एटलीस्ट पे करो। मैं कहता हूं, देखो मैं किसी को भी कैंडिडेट को, ऐसा नहीं है कि आप 10 टेस्ट लिख लो, नहीं, आप एक टेस्ट लिख सकते हो, आप 500 तो एटलीस्ट पे कर सकते हो। और कि 500 पे करो, 1 टेस्ट एटलीस्ट लिखो, ताकि पता चले कि हम कितने पानी में हैं, कितने स्थिति में हैं। तो ये करो कि यदि आप किसी भी टेस्ट से प्रीवियस ईयर पेपर ही लिखो, या फिर कोई सेट लिखो टेस्ट का। और यदि आपको लगता है कि हम 80 to 90 टफ कंडीशन में भी कोई कॉपी चेक करे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ कैंडिडेट को लिनियंटली कॉपी चेक करता हूँ, लिनियंटली इन द सेंस कि मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। कुछ टाइम होता है जब मैं देखता हूँ कि ये कैंडिडेट अब इस कंडीशन में है जहां इसके साथ अब सख्ती बरता जा सकता है, तो मैं फिर समटाइम टफ भी देता हूं। इसी वजह से आप देखोगे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कुछ को मैं देखा कि टेस्ट में, शायद कुछ टेस्ट में मैंने उसे बहुत कम मार्क्स दिया और एक्चुअल एग्जाम में उसके बहुत ज्यादा आए। कुछ टेस्ट में मैंने देखा कि हाँ ही और सी नीड्स लिटिल एक तरह से मोटिवेशन, तो उसको मैंने थोड़ा मार्क्स भी अच्छा भी दिए। तो ये मैं मेरा अपना पर्सनल मानना है कि कैंडिडेट के डिपेंडिंग ऑन, अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी कैंडिडेट को आप इतने टफ चेक करो कि हर सेट में यदि आप ईमानदारी से चेक किया जाए और बहुत सारे, तो ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि किस चीज को किस ढंग से वो लेता है, लिटिल लिनियंटली लेता है या टफनेस। अब टफनेस में यदि यूपीएससी में मैं बता रहा हूँ ना कि सीरियसली यदि चेक करने लगे किसी भी पेपर 1 पेपर 2 में, तो मार्क्स बहुत ड्रास्टिकली गिर जाएगा। लेनियंटली, अब देखो पेपर 1 में तो लेनियंटली कॉपी नहीं चेक किया जाए, कॉपी तो वो वहां तो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, लेकिन सेट, क्वेश्चन सेट की वहां बात है। पेपर 2 में कैसे चेक करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सम ईयर में देखोगे, इनफैक्ट आप सिविल सर्विसेज वाले में भी देखते होंगे ना सॉरी, कि किसी ईयर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कम मार्क्स मिला, 500 में सपोज 220 230 मार्क्स एवरेज कैंडिडेट सबको मिल रहा है। किसी में देखोगे कि इकोनॉमिक्स में इस बार कम मिला, किसी ईयर में देखोगे सोशियोलॉजी में कम मिला। तो वो डिपेंडिंग ऑन है कि क्वेश्चन जो इवेल्युएशन है वो किस ढंग से इवेल्युएशन किया जाता है। बट इन स्टैंडर्ड यदि टफ से भी पूछा चेक किया जा रहा है, तो आप 80 ला रहे हो, लिनियंटली चेक किया जा रहा है तो सपोज 90 प्लस ला रहे हो, 80 to 90 आप ला रहे हो, दैट्स मीन आप पेपर 2 में अच्छे कंडीशन में हो। तो अब आपका क्या लक्ष्य बनता है जो कमिंग 3 मंथ्स है, हर के लिए देखो अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप ऊपर के दोनों क्राइटेरिया कि आप कोई भी सेट है किसी भी टेस्ट का 40 से 60% ला रहे हो, या प्रीवियस ईयर पेपर जो आप देख रहे हो उसमें 80 to 90% करेक्शन है, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे कैटेगरी में हो। तो अब आपको है कि रिवीजन रिवीजन पे अधिक ध्यान देना है, इन द सेंस कि डेली ये करो कि पेपर 1 में आप 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन को डेली सोल्व करो। ठीक है, देखो जब जो वो क्राइटेरिया नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, तब तो आपको 100 क्वेश्चन अभी 30 डेज तक 100 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। इन द सेंस कि आप 100 क्वेश्चन है तो उसको कुछ दिन आप प्रीवियस ईयर वाले ले लिए, कुछ दिन और क्वेश्चन डिफरेंट जगह से है उसको ले लिए, ठीक है। तो उनको तो 100 क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन जो वो क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हैं उनको 25 से 30 क्वेश्चन डेली लो, कहीं का भी लो। मान के चलो कि किसी दिन सीडीएस का 30 क्वेश्चन ले लिए,
अब उस 30 क्वेश्चन को प्रॉपर एनालिसिस किया, अच्छा इसका ये है, कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने सिविल्स वाले में सोल्व कर रखे हैं, ये क्वेश्चन तो हमने असिस्टेंट कमांडेंट में ही सोल्व कर रखे हैं, तो वो आपका हो जाएगा। अब मैथ्स वगैरह में भी ये देखो है कि जिनका ठीक ठाक है तो उनको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, अदरवाइज मैथ में है 5 क्वेश्चन बस डेली करो। यदि आप 5 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन डेली करते हो तब भी आपके पास अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। किसी दिन 5 कर लो, किसी दिन 10 कर लो, ये 5 क्वेश्चन एटलीस्ट डेली करो। अब पेपर 2 में क्या करो कि अब अपना एक स्मॉल नोट्स जो लास्ट मोमेंट में बोलते हैं ना कि हम ये नोट्स बनाएंगे, ये नोट्स सर दे दो दे दो दे दो, हर जगह ये होता है कि सर ये कोचिंग वाले तो ये दे रहे हैं, ये क्या इससे हो जाएगा। एक हमेशा ध्यान रखो, जो नोट्स उनको ये काम करता है जो प्रिपेयर्ड हैं। यदि आप प्रिपेयर नहीं हो तो उस नोट्स को आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे आपने नोट्स को कुछ तैयार कर रखा है, वो पूछेंगे कुछ, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो वो कर सकते हो अच्छी तरीके से। लेकिन कोई आप फाइनल मोमेंट पे आपको नोट्स दे देगा तो आप लिख तो वही दोगे, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन का डिमांड कुछ और होता है। तो जब तक आप क्वेश्चन को नहीं पकड़ोगे तो नोट्स आपके कभी काम नहीं आएंगे। तो आप अपने नोट्स को इन द सेंस रखो इसे कि पेपर 2 में है तो थीम बना लो। थीम बना लो कि इन द सेंस कि 1 मान के चलो कि इंटरनल सिक्योरिटी रखो। इंटरनल सिक्योरिटी में देख लो कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे कि मैंने पूरे एसे का जो एक तरह से लास्ट 10 ईयर्स पूरे आर्गुमेंट एक तरह से अब तक सीएपीएफ में जितने पूछे गए हैं, पूरे रिपोर्ट राइटिंग, वो सारे के वीडियोस आपको बनाए हुए हैं, उसमें क्वेश्चन सारे एक जगह कंपाइल करके आपको दिए हुए हैं। तो उनको देखो, यदि देखो कि जो इंटरनल सिक्योरिटी से जितने क्वेश्चन है वो किस किस टाइप के क्वेश्चन है, तो इंटरनल सिक्योरिटी का आप 2 इंट्रोडक्शन तैयार कर लो इन जनरल, अपडेट करंट अपडेट को ऐड करते हुए 2 इंट्रोडक्शन तैयार कर लो, 2 कंक्लूजन तैयार कर लो। ये इससे आपका टाइम भी सेव होगा, आपको अच्छा कंटेंट भी मिलेगा। फिर मान के चलो कि सपोज विमेन इंपावरमेंट आ गया, तो इस पर 2 इंट्रोडक्शन 2 कंक्लूजन तैयार कर लो। फिर सपोज एजुकेशन पे आ गया, अब एजुकेशन पे आया तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आपको ऐड करना ही है। एजुकेशन पे 2 इंट्रोडक्शन 2 कंक्लूजन तैयार कर लो। ऐसे ही आपका 10 से डिपेंडिंग ऑन है कि कैसे आप डिवाइड करते हो, तो 10 से 15 थीम है, उस 10 से 15 थीम का 2 इंट्रोडक्शन 2 कंक्लूजन, मैं मोस्ट केसेस में भी मानता हूं। तो 15 थीम आपने लिया, तो 15 थीम में 30 आपके इंट्रोडक्शन और 30 आपके कंक्लूजन, इसको आप अपने फॉर्म में तैयार करो। देखो जो टेस्ट दे रहे हो, जिनका हमारे साथ इंटरेक्शन है या जिनका किसी भी मेंटर के साथ, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आप हमसे ही जुड़ो, मैं कहता हूं किसी भी मेंटर को, वो जो कहते हैं ना कि एक कि बिन गुरु के ज्ञान न होई चाहे बिरंची शंकर सम होई। एक एक्सेप्शन है कि आप जैसे एकलव्य है, एकलव्य खुद सीखा, लेकिन कहीं ना कहीं कहता है कि हम आचार्य द्रोण से मोटिवेशन लिए, या कोई भी है, आपको किसी न किसी रूप में सपोर्ट की जरूरत होती है। आप शायद डायरेक्टली किसी से अटैच नहीं होते हो, मान के चलो कि आप 5 चैनल सपोज यूट्यूब में देख रहे हो थोड़ी देर के लिए मानो, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली मैं तो किसी से भी अटैच नहीं हूं, लेकिन देखा जाए तो आप इनडायरेक्टली रूप से अटैच हो। तो कुछ कैंडिडेट मैंने बताया ना कि ऑलरेडी सेल्फ इवेल्युएशन में के लिए एलिजिबल है। यदि आप सेल्फ इवेल्युएशन के लिए एलिजिबल हो तो फिर आपको जरूरत नहीं है, आप जैसे भी यूट्यूब वगैरह में देख रहे हो या नंबर ऑफ चैनल है तो उसमें आप देख रहे हो, उस चीज पे वर्क करो, वो आपका हो जाएगा, चीजें आप कर ले जाओगे। यदि आपका ऐसा सिचुएशन नहीं है तो आप किसी भी मेंटर को ये लो, कोई भी मेंटर हो आपके, सो प्रॉपर कंसिस्टेंटली, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके वो कॉपी चेक करें, कभी मोटिवेशन की कमी होती है वो चीज आपको प्रोवाइड करें, या किसी और चीज की जरूरत होती है तो वो आपके साथ हमेशा ये रहे, ठीक है ना। वो जो कहते हैं ना कि अर्जुन बाण तो चला रहा है, लेकिन कोई वासुदेव जैसे, कृष्ण जैसे उनके सारथी हैं जो कि वो निश्चिंत है कि हमारा रथ जो है वो भटक नहीं सकता है, हमें अपना लक्ष्य जो है अपने शत्रु पे रखना है, अपने बाण के संधान पे रखना है, और जो रथ है हमारा है वो राइट डायरेक्शन में चलेगा, राइट ट्रैक पे चलेगा, उसे वो भटकने नहीं देंगे। लेकिन यदि रथ भी आप हो, यदि श्री कृष्ण अर्जुन का गुण आप में है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है करने में, ठीक है। तो ये चीज को 10 आप ये 10 15 जैसा भी आप डिवाइड करते हो, तो मैं 15 ही मान के चलता हूँ मोस्ट में लेकर के कि 30 इंट्रोडक्शन 30 कंक्लूजन बनाओ। और फिर 15 थीम है तो आप हर पे 2 कोटेशन, यानी कि 30 आप कोटेशन तैयार रखो। कोटेशन में आप महात्मा गांधी का ले सकते हो, नेल्सन मंडेला के ले सकते हो, आप एक तरह से किसी भी कंट्रोवर्शियल पर्सन को इन द सेंस ना लो, जो कंट्रोवर्शियल हो उन उन
पर्सन का ना लो, इन द सेंस कि जो पर्सन अभी वर्तमान समय में है, जनरली उनको नहीं लिया जाता है। कि वो उनको तब ले सकते हो जब उनका एक तरह से जो पब्लिक सर्विस है वो विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्शन के है। अब जिन पर्सन का कॉन्ट्राडिक्शन वाला सर्विस टेन्योर है और जो वर्तमान में है, अब फॉर एग्जांपल आप इन द सेंस कि कुछ ऐसे पर्सन कि जो वर्तमान में मान के चलो कि जेल में हो, भले वो सोशल इंजीनियरिंग में बहुत एक्सपर्ट हो, जस्ट थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि माननीय श्री लालू प्रसाद यादव, तो नो डाउट ही इज अ पर्सन, मैं समझता हूँ ही इज क्वाइट टैलेंटेड, और टैलेंट का समझ सकते हो कि जहां जाते हैं वहीं से लोगों में जुड़ते हैं, मजाकिया लहजे में भी बोलते हैं, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को, लोगों को बांधने का क्षमता रखते हैं। और उन्होंने बिहार में शायद ऑब्वियसली है कि जो लोग बिहार से हो और जो लोग ग्राउंड लेवल से पॉलिटिक्स को स्टडी किए हो, जो लोग ग्राउंड लेवल से सोशल चेंजेस को देखे हो, तो उनको पता होगा कि एक तरह से बैकवर्ड कास्ट को आगे करने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। बट एग्रीगेट बिहार को पीछे करने में भी उन्होंने अहम योगदान दिया। डेवलपमेंट के को खत्म कर दिया। उनके टाइम में बहुत सारी जो डकैती, किडनैपिंग, रोड की स्थिति इतनी गड्ढी, और बहुत सारी चीजों की, गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है, ये क्लियर नहीं हो पाता था। तो अब उस पर्सन को हम नहीं ले सकते हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल एज ए मान के चलो कि हमारे गृह मंत्री जी हैं, तो एज सच यदि इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो आप उस चीज को कर सकते हो। अदरवाइज जो है कि एज सच जो है वो आप डायरेक्ट उनको एज ए बीजेपी के लीडर के तौर पे आप नहीं कर सकते हो। अब वर्तमान में गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री ने आपस से रिलेटेड कुछ चीजों को ये कहा है, तो आप उसको एज ए गृह मंत्री की हैसियत से कर सकते हो। प्रधानमंत्री ने कुछ प्रधानमंत्री की हैसियत से कहा है, तो आप प्रधानमंत्री को कोट कर सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री को एज ए बीजेपी लीडर के तौर पे आप कभी भी कोट नहीं करोगे। कांग्रेस के जो हैं राहुल गांधी को आप कभी कोट नहीं करोगे, इवन इफ समथिंग ही इज टेलिंग वेरी राइट, बट आप इन जनरल नहीं कोट करोगे। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और उनकी क्रेडिबिलिटी जो है उस अनुसार अभी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये बात का ध्यान रखोगे। 20 से 30 क्वेश्चन डेली आप पेपर 1 में सोल्व करोगे, उसको एनालिसिस करो। कनेक्ट द डॉट, एक जो कनेक्ट द डॉट पे ऑलरेडी हमने आपको वीडियो बनाए हुए हैं कि कनेक्ट द डॉट करना सीखो। कि कोई क्वेश्चन है किसी पॉइंट का, हमने सपोज 10 ईयर्स का प्रीवियस का देखा है, उसके ऊपर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो वो क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। आप जनरली देखो कि हर एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम जो भी होते हैं, कनेक्ट द डॉट्स बहुत काम आता है। मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। आप अभी जस्ट ये देखो, सोचो कोई भी एग्जाम 1 महीने के अंदर होता है और उससे कुछ क्वेश्चन, आप ये क्या करना कि ईपीएफओ का जो ईपीएफओ का 21 में जो, यानी कि 2020 में जो वैकेंसी आया था, तो 21 में एक्चुअल में एग्जाम आपका 5 सितंबर को हुआ था, ठीक है। 5 सितंबर को एग्जाम हुआ था, और जो आपका सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम अक्टूबर मंथ में हुआ, ठीक है ना, तो वो 10 अक्टूबर को हुआ, और ये आपका 5 सितंबर को। तो एक तरह से आपके 35 डेज बाद सिविल्स का हुआ। और ये इसके मैथ के क्वेश्चन को देखना, इसके मैथ के क्वेश्चन, और इसके जो सीएससी वाला जो प्री हुआ था 10 अक्टूबर 21 को, इसके वाले जो पेपर 2 सी सेट है, इसको देखना। कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, लेकिन 2 का मुझे एग्जैक्ट ध्यान है कि 2 क्वेश्चन अब एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं था, लेकिन सेम कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे थे। तो सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि 2 क्वेश्चन सही यहाँ, जिसने इस क्वेश्चन में, इसमें क्या है, मैथ के ऑलमोस्ट एग्जैक्ट तो मैंने ही काउंट किया, मान के चलो 20 क्वेश्चन थे। किसी ने इस 20 क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से सोल्व किया हुआ होता, तो यहाँ जो सीएसई में 5 मार्क्स तो इसका कंफर्म हो जाता, आपके 2.5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, आप जानते होंगे पर्सनल लेवल पे, मैं खुद पर्सनल लेवल पे एटलीस्ट मैं जानता हूँ, मेरे स्टूडेंट इनफैक्ट, कि पेपर 1 में सीएसई में क्वालिफाई कर गए प्री में, लेकिन पेपर 2 में वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, इन द सेंस 33% मार्क्स नहीं ला पाए। तो सोचो, 2 क्वेश्चन, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि एक एग्जाम जो आपका जस्ट 35 डेज पहले यूपीएससी ने करवाया, और फिर 35 डेज, सोचो कि इन सेंस कह सकते हो
कि जो सिविल सर्विसेज का तो दूसरा में कॉपी करे तो ये मान लो, लेकिन एक जो नॉर्मल एग्जाम जिसको यूपीएससी रेगुलर लेती भी नहीं है, इन द सेंस की हर ईयर वैकेंसी नहीं आती है उसकी, कभी 2 साल 4 साल 5 साल, कभी कभी 10-10 साल पे आती है वैकेंसी, मान के चलो इधर सपोज 3 साल 4 साल में आ जा रहा है, तो उसमें आपको डायरेक्ट ये किया जा रहा, तो आप किसी को प्रीवियस ईयर सीएपीएफ 10 ईयर्स, सिविल सर्विसेज 10 ईयर्स, सीएससी 10 ईयर्स, सीडीएस 5 ईयर्स, इन 3 एग्जाम को ही यानी 25 ईयर से यहां करते हो तो 10 सेट आपके, 10 सेट बीच में मान के चलो कि 1 ईयर का हुआ तो सपोज 10 सेट आप मान के चलो, 30 सेट यदि इन पर आप प्रॉपर कमांड है, कनेक्ट द डॉट करना जानते हो, तो आप जिस भी स्टैंडर्ड में हो आपके 10-20 मार्क्स 20 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ेंगे ही। तो इनको करो, अननेसेसरी चीजों पे मत जाओ, किसी चीज को कोई भी आपको लिखित गारंटी नहीं दे सकता है, या फिर सर मेरी तैयारी नहीं हुई, कुछ कैंडिडेट को मुझे कभी कभी इरिटेशन तब होता है ना कि 2 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं, 2 साल पहले भी बोले सर पेपर 2 का तैयारी अच्छा नहीं है, लास्ट ईयर भी बोले सर पेपर 2 का तैयारी अच्छा नहीं, अभी भी बोल रहे हैं सर पेपर 2 का तैयारी अच्छा नहीं। बिलीव मी डियर, क्यों मजाक कर रहे हो अपने साथ? एटलीस्ट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मुझे मैसेज करते हो जितना तक मुझे होगा, या किसी को भी ये करते हो तो मैं रिप्लाई कर दूंगा या कोई भी कर देगा, लेकिन एट द एंड आप अपने आप से पूछो कि आप किसको धोखा दे रहे हो। सिलेक्शन 0.1% लोगों का, 0.2% लोगों का फाइनल में होना है, रिटेन में 1% लोग क्वालिफाई करेंगे, 1.5% लोग क्वालिफाई करेंगे। अब जस्ट सोचो 22 में है, 22 में जो होगा रिटेन मान के चलो 1600 लोग क्वालिफाई करेंगे, 1600 लोग, मैं मानता हूं कि 1 लाख लोग एग्जाम देंगे, तो 1.6% लोग, 1 लाख लोग सपोज आपके एग्जाम दे रहे हैं, तो 1600 का सिलेक्शन यानी 1.6% लोगों का ही रिटेन में होगा, और इसमें भी सीट तो आपका 253 है, तो इसमें भी ये 1600 है, तो देखो कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ लोग जो है फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग जो है डॉक्यूमेंट उनका सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जो ये एग्जाम रिटर्न तो पास कर जाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट ना होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको बीच में दूसरे में सिलेक्शन हो जाएगा तो इस प्रोसेस में फिर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आप टू ये, तो इसमें क्या हुआ 0.253% ही हुआ ना सिलेक्शन, तो 1% भी नहीं, 1% का चौथा भाग आपका सिलेक्शन होगा। तो आप ये चीज अपने आप से पूछो, मैं समटाइम हार्श लगता है चीजों को बोलना, मैं मानता हूं कि हर कैंडिडेट में पोटेंशियल है, जो आज 50 नंबर भी ला रहा है वो कर सकता है, लेकिन आप उस डेडिकेशन में यदि आप 3 साल से ये शिकायत कर रहे हो कि मेरा पेपर 2 अच्छा नहीं है, या सर मेरा इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं है, 3 साल से आप इस एग्जाम को डेडिकेट कर रहे हो और अभी भी आप बोल रहे हो कि मेरा पॉलिटी अच्छा नहीं है, तो आप अपने आप से ये प्रश्न पूछोगे ना, कोई दवाई नहीं है, बिलीव मी, कि दवाई होता तो उस पढ़ने के सिवा दवाई ही बेच करके आदमी पैसे कमाता, तो इस चीज के लिए कोई दवा नहीं है, आप स्विमिंग के लिए कोई दवा नहीं है, मैं समझता हूँ साइकिलिंग के लिए कोई दवा नहीं है कि आप दवा खाए और या 3 किताब पढ़े और साइकिलिंग आप नहीं, साइकिलिंग के लिए पैडल आपको मारना पड़ेगा, स्विमिंग के लिए आपको स्विम करने के लिए, आप पेड़ पर चढ़ रहे हो तो आप कितना भी जो न्यूटन्स के लॉ को जानते हो, पेड़ पर चढ़ने के लिए आपके अंदर एक जिगरा होना चाहिए कि उस ऊंचाई से हम गिरेंगे नहीं। ऑब्वियसली है आदमी गिरते हैं, मैं खुद मान के चलो कि गिरा हूं कई बार, बगीचे में गया आम तोड़ने में, समटाइम डाल टूट गया, समटाइम कुछ और पैर फिसल गया, ये, लेकिन आप उस चीज पे चढ़ोगे गिरोगे, साइकिल चलाता है आदमी गिरता है पड़ता है, स्विमिंग करने जाओगे हो सकता है डूबने का खतरा हो, लेकिन आपके पास कोई ट्रेनर है तो जो डूबने से आपको बचाता है, जो आपके पास साइकिल सिखा रहा वो ज्यादा चोट लगने से बचाता है, थोड़ा बहुत आपको लग सकता है लेकिन ज्यादा चोट लगने से बचाता है, दैट्स द थिंग। तो आप ये देखो पानी में घुसो, उस चीज को करो, एग्जीक्यूट करो, फिर देखो बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको कि 100% एफर्ट लगाने के बाद भी नहीं होते, क्योंकि इन द सेंस की रिजल्ट तो इतने मिनिमम का होना है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं 3 टाइम से कंटिन्यूअस रिटेन क्वालिफाई कर रहे हैं, फिजिकल मेडिकल भी क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन कभी 10 मार्क्स कभी 5 मार्क्स से इंटरव्यू में फाइनल इन द सेंस की मेरिट लिस्ट नहीं बन पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन बिलीव मी वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीका से आएंगे ही, कहीं ना कहीं वो किसी एक स्टैंडर्ड एग्जाम में जाएंगे ही। ओके, सो आई होप कि चीजें बहुत सारी क्लियर हुई होंगी। अपने आप से यू आर द बेस्ट गाइड फॉर योर सेल्फ, अपने आप से
बहुत सारे चीज़ों को, प्रश्नों को पूछो और अननेसेसरी चीज़ों में ना जाओ। यहाँ कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे है, आपके अपने स्कूल और ये में नहीं है कि जस्ट इमेजिन करो कि पहले फॉर एग्जांपल स्कूल में टॉपर आते थे, तो बहुत खुशी होती थी कि जब मैं मान के चलो कि गाँव में पढ़ता था, तो वन टाइम इन द सेंस 350 स्टूडेंट के आसपास होते थे, तो फर्स्ट रैंक आया। तो फर्स्ट रैंक आने पे पूरे स्कूल में, पूरे गाँव में लोग इन द सेंस 4-5 गाँव में जानते थे कि अच्छा, इस स्कूल में ये बंदा फर्स्ट रैंक आया है, इस गाँव का आया है या इनका लड़का आया है। फिर फॉर एग्जांपल किसी टाइम मान के चलो कि पूरे स्कूल में एक तरह से टॉप 5 में हमेशा रहता था। या फिर मैं जब हाई स्कूल गया, तो हाई स्कूल में गया तो लिटिल मोर कंपटीशन एक तरह से हुआ कि हाई स्कूल में 20, 30, 40 गांव के लोग आते थे उस समय। देखो अब जो है बहुत सारे स्कूल में 10th तक की पढ़ाई स्टार्ट हो गई, तब जो है धीरे धीरे करके उस समय मान के चलो कि कम स्कूल में थी, तो लोग 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से लोग जाते थे। तो उस समय देखा, हाँ फिर वहां भी गया तो धीरे धीरे करके टॉप 5। लेकिन जब फिर पटना आया, तो पटना में तो भाई पूरे इंडिया से एक तरह से स्टूडेंट आ रहे हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि किसी जगह जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, तो इनफैक्ट कुछ जगह है कि कुछ फॉरेन स्टूडेंट भी आ रहे हैं। या फिर सपोज पीजी करो, तो हर जैसे जैसे आप आगे जाते हो, आपकी कंपटीशन जो है वो अदर अच्छे अच्छे कैंडिडेट से होने लगता है। कुछ ऐसे होंगे आपके आप में से कुछ देखने वाले ऐसे हो जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन किसी ढंग से कंप्लीट किया है, फॉर एग्जांपल इग्नू से किया, या फिर अपने स्टेट के में डिस्टेंस एजुकेशन से आपने ये अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी से किया। कुछ ऐसे लोग हैं इसमें बैठने वाले जो आईआईटी से बीटेक किए हुए हैं, ठीक ठाक रैंक उनका मान के चलो जेई में था। बहुत सारे एनआईटी वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे, सेंट स्टीफेंस वाले भी कुछ लोग मिलेंगे आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी के और जो कॉलेज हैं उससे आपके मिलेंगे, और एन नंबर ऑफ कॉलेजेस से कुछ आपको एमबीबीएस स्टूडेंट होंगे। तो एन नंबर के फील्ड के एस्पिरेंट से आपका कंपटीशन है। इट डजेंट मीन कि जो आईआईटीएन है वो आपसे बहुत अच्छा कंडीशन में है। ये जो है ये प्लेइंग फील्ड यहाँ डिफरेंट है। हाँ ऑब्वियसली है, सिर्फ फिजिक्स की बात है तो मान के चलो कि यदि आपने बीए किया हुआ है हिस्ट्री में, तो आईआईटीएन आपसे बहुत अच्छा करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन एग्जाम है, इसमें एक आईआईटीएन आपसे अच्छा कर सकता। नो, आप सिंपल इग्नू से भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज रखो कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, आपको चीजें पता है, आपको ग्राउंड पता है, तो आप उसी अनुसार वर्क करो। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप इधर हमें पर्सनल है तो आप व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। जिन्हें भी टेस्ट वगैरह देना है, दे आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।